एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन फॉर एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, पर हमें एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स देखना है। उसका जो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है उसे कहता है एक एल्गोरिथम। एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम मतलब जिसके लिए हमें कोड लिखना है, जिसके लिए हमें क्या करना है, जिसके लिए हमें कोडिंग करना है, ठीक ना। अब ये एल्गोरिथम प्रोग्राम से अलग क्यों होता है? जब प्रोग्राम को लिखते हो उसमें एक लैंग्वेज को फॉलो करता है, ठीक। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए हो जाता है, लेकिन एल्गोरिथम क्या होता है, वो तो हर एक के लिए स्टेप जो है वो तो कोई एक लैंग्वेज पे डिफाइन नहीं होता है। एक स्टेप वो तो एक स्टेप सोल्यूशन है जो कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ये ह्यूमन टेंडेंसी, हम लोग किसी भी चीज़ को जज करते हैं, ठीक। हम लोग को कोई भी दो चीज़ दिख जाए तो वहाँ पे कंपैरिजन करने लगते हैं। जैसे कि मेसी रोनाल्डो का कंपैरिजन, कोहली धोनी सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन, शर्मा जी का कंपैरिजन, तो अब हमें एल्गोरिथम का भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो अब उसी के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम का कंपेयर करने के लिए दो तरीका मिलता है। जो पहला होता है वो होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और जो दूसरा होता है वो होता है रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम तब जरूरत होती है जब हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम, बहुत सारे मतलब कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस हैं, और हमें डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ख़राब है, मतलब कौन ज़्यादा स्पेस ले रहा है, किसको रन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वो हमें जब डिसाइड करना होता है हम लोग एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा हम लोग का जो एल्गोरिथम है वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें बताता है कितना स्पेस चाहिए, मतलब एक एल्गोरिथम को कितना स्पेस चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर क्या रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम, दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। लेकिन क्या इसमें इनपुट का स्पेस लेना नहीं, ना, क्योंकि इनपुट का जो हम लोग वो तो पहले से दे रखे हैं। आप कोई भी एल्गोरिथम लो, लेकिन इनपुट तो हमें हर एल्गोरिथम में पहले से दिया हुआ है कि क्या क्या इनपुट है, तो इसमें स्पेस में इनपुट को इंक्लूड नहीं करना है। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। और रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम रिक्वायर्ड टू रन दी एल्गोरिथम, मतलब बहुत सारे एल्गोरिथम है तो किसी एल्गोरिथम में टाइम ज़्यादा लग सकता है रन करने में, किसी एल्गोरिथम में कम। तो यही कंपैरिजन के लिए रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जरूरी होता है, जो बताता है कि किस एल्गोरिथम में रनिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है, किस एल्गोरिथम में रनिंग टाइम कम लग रहा है। बट ये टाइम जो है वो कैसे मेजर करेंगे, मतलब कोई मिली सेकंड में, सेकंड्स में, या फिर कैसे, मतलब टाइम को लोग मेजर कैसे करेंगे ताकि बता पाए, कंपेरिजन कर पाए? वही तो करना है आखिरकार, तभी तो बताना है कि कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए कैलकुलेशन के लिए दो तरीका होता है, एक होता है वॉल क्लॉक टाइम और दूसरा होता है नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक ना। वॉल क्लॉक टाइम में क्या होता है कि पहले तो एक प्रोग्राम लिखो, एक एल्गोरिथम पे तुम प्रोग्राम लिखो, फिर उसको रन करो। अब जब रन किए अब तुम टाइम मेजर करो, तो कितना टाइम उसको लग रहा है, ठीक ना। जैसे कि मान लो हम लोग स्टार्ट करें 1.6 नैनो सेकेंड 8 to 3.1 नैनो सेकेंड, तो ये जो है ये बहुत सारे वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक ना। जैसे कि मान लो कि अगर तुम्हारा जो CPU है वो अगर भरा हुआ रहेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है भाई, तुमको अगर स्पेस ही नहीं मिलेगा तो फिर ये भाई अटका ही रह जाएगा, रन ही नहीं करेगा। तो ये तो तुम्हारा टाइम शो ही नहीं करेगा, टाइम तो बढ़ते जाएगा, लेकिन तुमको लगेगा रन करे, लेकिन रन तो कर नहीं रहा है। तो ये जो वॉल क्लॉक टाइम है वो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब जो दूसरा है, जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस और नंबर ऑफ स्टेप्स जो है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये गारंटी नहीं करता है कि हमेशा इतना ही टाइम लगेगा। क्योंकि मान लो अगर दूसरा प्रोग्राम यूज करें तो हो सकता है ज़्यादा टाइम ले, या फिर हो सकता है कि हम अगर बहुत सारे डिफरेंट ओएस यूज करें तो अलग अलग ओएस में अलग अलग टाइम टेक होगा। इसीलिए तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है ये हमें एक गारंटीड रिजल्ट देता है कि इतने नंबर ऑफ स्टेप में एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम रन करेगा, ठीक। मतलब एक एल्गोरिथम लिखी तो उसमें हम लोग कितने नंबर ऑफ स्टेप रन करेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेप उसमें लिखेंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। जैसे कि एक एग्जाम्पल, ये एल्गोरिथम है C=A + D T = C + D C रिटर्न D, ये कितने बार रन कर रहा है, कितने नंबर स्टेप है? 3 स्टेप, ठीक। तो इसका जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो क्या हो जाएगा? 3। जितने नंबर ऑफ स्टेप हमने रन किया वो इसका हो जाएगा रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक ना। अब हमारे पास तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लूप्स भी होते हैं, रिकर्सन्स भी होते हैं, तो उनके लिए कैसे फाइंड करेंगे? तो उनके लिए पता करो, टोटल स्टेप काउंट कर लो, जितना स्टेप होगा वो उसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सो सिंपल। हाँ, इसी को रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। वॉल क्लॉक टाइम नहीं करते क्योंकि गारंटी रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन ये हमें गारंटी रिजल्ट दे रहा है कि एल्गोरिथम कितना नंबर ऑफ स्टेप हम लोग रन कर रहे हैं। मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो नंबर ऑफ स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। ये हमें गारंटी रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो एक डाउट भी आ सकता है, अगर किसी के लिए मान लो कि अगर इनपुट अगर बढ़ा देंगे तो उससे तो हम लोग का स्टेप भी बढ़ जाएगा भाई।
तो क्या ये मतलब फिर कि हम लोग का कम्प्लेक्सिटी अलग अलग हो जाएगा? नहीं, फिर साइंटिस्ट सब ने एक साइंटिफिक नोटेशन जारी किया, जिसमें बताया गया कि नंबर ऑफ इनपुट्स पे, जो हम लोग का जो नंबर ऑफ इनपुट्स पे, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स n है तो कितने नंबर ऑफ स्टेप चलेंगे, उस बेसिस पे हम लोग रन टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे। उस बेसिस पे हम लोग रन टाइम कम्प्लेक्सिटी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का लिखेंगे। ठीक, उससे क्या फ़ायदा है कि हम लोग कुछ भी, जैसे कि ये एग्जांपल, जैसे कि हम लोग कुछ भी यहाँ पे इनपुट दें, ठीक, लेकिन हम लोग कैसे दे रहे हैं, नंबर ऑफ इनपुट n है और इसका स्टेप कितना लग रहा है n+2, तो ये जो हुआ ये हम लोग का n+2 क्या हो गया, रन टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे हम लोग 4 इनपुट है, 15 इनपुट है, 2 इनपुट है, 10,000 इनपुट है, लेकिन इसके लिए रन टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n+2। रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, इस पर भी हम लोग आते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है कि अगर हम लोग इनपुट साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो किस रेट से रन टाइम कम्प्लेक्सिटी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम का इंक्रीज कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ जो इनपुट है वो तो n है और वो किस वो ग्रोथ उसका क्या है, n+2, किस रेट से, n+2 रेट से ग्रोथ कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा, n+2। ठीक है ना, तो अब तुमको ये सब समझ में आ गया होगा। एल्गोरिथम आज हम लोग ने देख लिया, इससे बेसिक्स चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। एनालिसिस वाले एल्गोरिथम क्यों करते हैं, कंपेयर करने के लिए 2 तरीके से करते हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, रन टाइम कम्प्लेक्सिटी। अभी स्पेस कम्प्लेक्सिटी का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रहा क्योंकि अब तो हम लोग के पास ज़्यादा लार्ज हम लोग के पास डेटा कलेक्शन सब आ चुके हैं। अब तो टेराबाइट, गीगाबाइट, पहले दिक्कत होता है MB में था तो, और उसके बाद रन टाइम कम्प्लेक्सिटी देखा, उसमें हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ स्टेप देखते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में बात किया हूँ, किस तरह रन टाइम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करता है, विथ व्हाट रेट, जब हम लोग इनपुट साइज इंक्रीज करते हैं।